तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, क्या एक्सक्रीशन होता क्या है एक्सक्रीशन। तो excretion is a process by which the unwanted substance and metabolic waste are eliminated from the body. Unwanted substance कौन से होंगे, जैसे ये कोई टॉक्सिक्स, ठीक है, टॉक्सिन्स होते हैं वो अनवांटेड सब्सटेंस में आएंगे। और मेटाबॉलिक वेस्ट में कौन से आएंगे, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, बाइल, ठीक है, ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट में आएंगे। तो इसमें बेसिकली रीनल सिस्टम इंक्लूड है। वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंक्लूड होता है, वहां से भी एक्सक्रीशन होता है, लेकिन हम इसमें सिर्फ रीनल सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, तो रीनल सिस्टम में क्या क्या होता है, एक पेयर ऑफ किडनी होता है, दो किडनी होती है, यूरेटर होता है, दो यूरेटर होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। ठीक है, ये सब 12th में पढ़ा है आपने। फिर उसके बाद हाँ, जी सर। ठीक ठीक ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है। सर स्लाइड नहीं दिख रही है। स्लाइड नहीं दिख रही, स्लाइड नहीं दिख रहा दिख है, रही है सर। दिख रही है सर। दिख रही है सर। ज्यादा दिख रही है। दिख रहा है सर। ठीक है ठीक है। तो बाहर की तरफ जो होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, सबको पता है। फिर उसके बाद ये जो अंदर दिख रहे हैं ये ट्रायंगल शेप में, ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड। ठीक, मेडुलरी पिरामिड के अंदर क्या है, फिर ये क्या है, रीनल साइनस। ठीक, ये रीनल साइनस है पूरा। ठीक है, फिर क्या है, पिरामिड के जस्ट नीचे इसको बोलते हैं, ये पूरा पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड, और इसके जो कोन है ये बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में जो आ रहा है, बिल्कुल कोन जो आ रहा है इसको बोलते हैं पेपिला, रीनल पेपिला। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे होता है माइनर कैलिक्स। ठीक, माइनर कैलिक्स दिख रहा है, फिर उसके जस्ट बाद में आएगा मेजर कैलिक्स, ये है मेजर कैलिक्स। ठीक, बाकी तो रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेन होती है, और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं क्या, रीनल पेल्विस। ठीक, ये रीनल पेल्विस है। ठीक है, तो ये किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद जो आता है स्ट्रक्चर आता है किसका, नेफ्रॉन का। ठीक, नेफ्रॉन सब जानते हैं, नेफ्रॉन के बारे में क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है किडनी की। ठीक है, कोई कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी होती है। ये नेफ्रॉन होता कहाँ पे है, ये होते यहीं पे ही है। ये जो पिरामिड दिख रहे हैं ना रीनल, ये जो दिख रहे हैं मेडुलरी पिरामिड, इसी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। शुरुआत होती है बोमेंस कैप्सूल से, ये बोमेंस कैप्सूल है पूरा। ठीक, इसके अंदर जाती है एफरेंट आर्टीरियल, फिर ये ग्लोमेरुलस बनाती है यहाँ पे, और उसके बाद ये चली जाती है यहाँ से इफरेंट आर्टीरियल बनके। ठीक, इसके नीचे आते हैं तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी जिसे बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद इसके नीचे आएंगे थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, इसके नीचे फिर नीचे आएंगे, और तो ये क्या हो गया, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। फिर यहाँ पे ये घुमाव लेगी, इसको बोलते हैं हम हेयरपिन बैंड। फिर इसके ऊपर थिन असेंडिंग सेगमेंट, फिर थिक असेंडिंग सेगमेंट, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी बोलेंगे। फिर ये आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट, और फिर ये जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन यहाँ से आगे। ठीक है, तो ये कनेक्ट कहाँ पे है, ये यहाँ पे कनेक्ट है रीनल पेल्विस में, ये जो पार्ट है यूरेटर में। ठीक, तो ये समझ में आ गया, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये आउटर मेडुला, ये इनर मेडुला, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, कॉर्टेक्स, और यहाँ पे फिर ये इनर जो मेडुला है ये वाला। ठीक है, ये कॉर्टेक्स हो गया। तो नेफ्रॉन इसी तरीके से प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है किडनी की। ठीक है, ये पूछा जाता है वाइवा में, ये पढ़ लेना, ध्यान रखना ये। फिर उसके बाद एक किडनी के अंदर कितने होते हैं, 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर। ठीक,
दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। ठीक, तो दो टाइप के नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये कॉर्टिकल वाले नेफ्रॉन है और ये जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में अंतर है। क्या अंतर है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो दिख रहा है कि कॉर्टेक्स तक जा रहा है, आउटर मेडुला तक जा रहा है, बस दिख रहा है ये आउटर मेडुला, ये बस यहीं तक जा रहा है। और जो जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये इनर मेडुला तक जा रहा है। ठीक है, ये इनर मेडुला तक जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंस आया है। दूसरी बात ये है कि इस नेफ्रॉन के अलाउंग आर्टरी चलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं, या कैपिलरी चलती है, आर्टरी नहीं कैपिलरी चलती है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल जो चलती है उसको बोलते हैं हम पेरीट्यूबुलरी कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इसके अलाउंग जो चलती है, इस वाले कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अलाउंग, इसी के साथ साथ चलती है, उसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और जो जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अलाउंग जो चलती है कैपिलरी, उसको बोलते हैं हम वासा रेक्टा। ठीक है, इसके अलाउंग जो चलेगी उसको बोलते हैं हम वासा रेक्टा। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरी बात कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक, एक किडनी के अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं। ये डिफरेंसेस हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। तो बता दिया है कि परसेंटेज इसका 85% होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन का 15% होता है, ये कम होते हैं। अगर रीनल कॉर्पसल्स, लोकेशन ऑफ रीनल कॉर्पसल्स क्या होते हैं? रीनल कॉर्पसल्स ये नेफ्रॉन में, ये पूरा पार्ट, इसमें जिसमें एफ्रेंट आर्टीरियल बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस पूरा रह जाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या? रीनल कॉर्पसल्स। ठीक, इस पूरे पार्ट को। तो रीनल कॉर्पसल्स की बात करिए, लोकेशन ऑफ रीनल कॉर्पसल्स इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, वो कहाँ होता है? आउटर कॉर्टेक्स नियर पेरिफेरी। ये दिखा होगा आउटर कॉर्टेक्स में है। ठीक, आउटर कॉर्टेक्स में ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट रीनल कॉर्पसल्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में कहाँ पे प्रेजेंट है? इनर कॉर्टेक्स नियर मेडुला। ठीक है, ये कहाँ होता है? इनर कॉर्टेक्स में होता है। ये इनर कॉर्टेक्स है भाई, ये आउटर कॉर्टेक्स हो गया इधर वाला, और ये वाला इनर कॉर्टेक्स हो गया। ठीक, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर लूप ऑफ हैनले की बात करी। लूप ऑफ हैनले क्या होता है? लूप ऑफ हैनले दिखाया मैंने तुम्हें नेफ्रॉन में, ये चीज, ये पूरी चीज, ये जो थिन वाली चीज दिख रही है, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, थिन असेंडिंग सेगमेंट, इसी को बोलते हैं हम लूप ऑफ हैनले। ठीक, इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हैनले। तो लूप ऑफ हैनले कहाँ होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। इसमें बात करिए हेयर पिन बैंड, लूप ऑफ हैनले, हेयर पिन बैंड पेनिट्रेट्स ओनली अप टू आउटर जोन ऑफ मेडुला। ठीक है, तो ये आउटर जोन ऑफ मेडुला तक होती है, दिख ही रहा है यहाँ पे, आउटर जोन ऑफ मेडुला तक क्या होती है? लूप ऑफ हैनले होती है। या हेयर पिन बैंड मतलब मुड़ रहा है यहाँ से। ठीक है, ये चीज, तो ये आउटर मेडुला तक होती है। और इसमें कहाँ होती है? जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में इनर मेडुला तक, दिख रही है, इनर मेडुला तक। इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हैनले, और इस छोटे से पार्ट को बोलते हैं हेयर पिन बैंड। ठीक, और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। ये थिन वाला जो है, पतला पतला सा जो दिख रहा है। ठीक है, फिर ब्लड सप्लाई टू द ट्यूब्यूल, वो बता दिया। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा होता है। जो ब्लड सप्लाई होती है नेफ्रॉन के अलाउंग चलती है। फंक्शन क्या है? दोनों का फंक्शन सेम है, यूरिन बनाना। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन करना। जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में थोड़ा सा ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ा देता है यूरिन की। ठीक, बस और कुछ। फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? होता कुछ नहीं है, जो
जो एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आ रहा है, आते हैं हम। जो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ पे भी आएगा, ये कैपिलरीज हैं पूरी, ग्लोमेरुलस जो बोलते हैं जिसको। तो यहाँ से जो ब्लड आएगा उसमें से प्लाज्मा जो जो फिल्टर होगा, यहाँ पे जो है प्लाज्मा फिल्टर होता है और इसमें आता है बोमेंस कैप्सूल में, और फिर आगे बढ़ता है। तो प्लाज्मा में जो फिल्टर होगा, जो प्लाज्मा, उसके साथ साथ और भी चीजें फिल्टर होंगी, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, बाइल। तो वो सारी चीजें जो हैं यहाँ पे फिल्टर होंगी। एक्सेप्ट प्रोटीन फिल्टर नहीं होता कभी भी, क्योंकि प्रोटीन का जो साइज होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो वो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाता। बाकी जितनी भी चीजें प्लाज्मा में होती हैं वो सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जब ब्लड आएगा तो यहाँ से जो है फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होगा तो प्लाज्मा फिल्टर होगा, प्लाज्मा के साथ साथ जितनी भी चीजें होती हैं प्लाज्मा में वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, बाइल, ये सारी चीजें आएंगी। और फिर जो है यहाँ से जब आएंगी तो आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो फिर आगे का प्रोसीजर बताते हैं कि फिर क्या होता है। ठीक, तो जब फिल्टर होंगी तो क्या होता है कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से फिल्टर होती है। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें आएंगी, 3 चीजें आती हैं। क्या? ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, जो कैपिलरीज है, ब्लड वेसल जो है जहाँ से आ रही थी, वो कैपिलरी मेम्ब्रेन आएगी वहाँ पे। फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी। कैपिलरी होती है, उसकी 2 चीजें होती हैं, एंडोथेलियम लेयर जिसको कैपिलरी मेम्ब्रेन बोल दिया इन्होंने, और दूसरी चीज होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन से फिल्टर होगी, पहले होगी कैपिलरी मेम्ब्रेन से फिल्टर, फिर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन से फिल्टर, फिर इसके बाद लास्ट में होगी विसरल लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल की भी अपनी एक लेयर होगी, ठीक है। तो 3 चीजों से फिल्टर होगी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इसी को बोल दिया फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जब ये प्लाज्मा फिल्टर हो जाएगा उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, एक ये पर मिनट है, ये गलत टाइप हो गया, पर डे नहीं है, 125 ml पर मिनट है ये, और 180 लीटर पर डे है ये, ठीक है। 125 ml एक मिनट में छनता है प्लाज्मा, ठीक है, किडनी के अंदर, और 180 लीटर पर डे में पूरा होता है। समझ रहे हो, 180 लीटर खून छनता है पूरी किडनी में एक दिन के अंदर, 180 लीटर। उसके बाद आते हैं जो फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं जीएफआर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, ठीक है। तो रेट क्या है? रेट वही है जो हमने पढ़ा है अभी, 125 ml पर डे और 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर जीएफआर को रेगुलेट करते हैं? रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो मतलब जो नेफ्रॉन में ब्लड आ रहा है, ठीक है, जो नेफ्रॉन में ब्लड आ रहा है, मान अगर यहाँ से ब्लड आ रहा है, अगर उसका प्रेशर ज़्यादा है या ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा छनेगा, ज़्यादा फिल्टर होगा, और ज़्यादा फिल्टर होगा तो जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से ब्लड ज़्यादा आएगा तो यहाँ से ज़्यादा छनेगा। तो एक फैक्टर तो ये हो गया कि जितना ज़्यादा रीनल ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जीएफआर होगा। हेलो सर। सर, हाँ बताइए, हाँ बताओ बताओ बताओ। कोई दिक्कत किसी को पूछना है? हेलो, ठीक है। सर बाहर का जो प्रेशर होता है सर वो अंदर के प्रेशर से ज्यादा होता है ना सर? क्या? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है सर, हाँ हाँ सर वो अंदर के प्रेशर से सर ज्यादा होता है ना सर, जिसमें जो रोमन कैप्सूल में सर जो प्रेशर होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलिड ऑस्मोटिक प्रेशर की बात नहीं हो रही अभी यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके सर। अभी तो यहाँ पे सिर्फ रीनल ब्लड फ्लो की बात हो रही है, ठीक है।
दूसरी चीज क्या है, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, ये अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तीसरा पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल। अगर एफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, ये एफरेंट आर्टीरियोल है, अगर इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, ठीक है, नैरो कर दिया जाए, तो यहाँ से ब्लड आना कम हो जाएगा। जब कम ब्लड आएगा तो क्या होगा, यहाँ से फिल्टर भी कम होगा, तो जीएफआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। हाँ कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड कम आएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर मान लो मैंने इफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, इफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये नैरो हो जाएगी, यहाँ से ब्लड आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा पा रहा है, तो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, तो यहाँ पे फिल्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो जीएफआर ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। यस सर। यस सर, यस सर। तो एक हमारा बच रहा है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ये क्या होता है, ये भी रेगुलेट करता है जीएफआर को। होता क्या है ये, होता ये है कि अगर जीएफआर बढ़ता है, मान लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम कंसंट्रेशन और क्लोराइड कंसंट्रेशन रीनल ट्यूब्यूल में बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, जीएफआर बढ़ रहा है, क्षमता जा रहा है, क्षमता जा रहा है, ठीक है, फिल्टर होता जा रहा है, फिल्टर होता जा रहा है, तो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन रीनल ट्यूब्यूल में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, मैक्युलर डेंसा सेल्स होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के पास मैक्युलर डेंसा सेल्स होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैक्युलर डेंसा सेल्स, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके पास होते हैं मैक्युलर डेंसा सेल्स। पढ़ा होगा जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, पढ़े हैं जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, उसी के अंदर होते हैं मैक्युलर डेंसा सेल्स। तो ये डीसीटी के पास होते हैं। ठीक, तो क्या होगा, जब जीएफआर बढ़ा तो सोडियम कंसंट्रेशन और क्लोराइड कंसंट्रेशन दोनों बढ़ी रीनल ट्यूब्यूल में। उसकी वजह से क्या हुआ, मैक्युलर डेंसा ने उसे सेंस कर लिया, मैक्युलर डेंसा सेल्स होते हैं, उन्होंने सोडियम क्लोराइड को सेंस कर लिया। जब सेंस कर लिया तो वहां उसने सेंस करने के बाद क्या करा, एडिनोसिन रिलीज करा। ठीक, एडिनोसिन जब रिलीज हुआ तो क्या हुआ, एफरेंट आर्टीरियोल का कंस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, ये जो एडिनोसिन होता है, ये क्या होता है, वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, कंस्ट्रिक्शन कराता है, वासो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एफरेंट आर्टीरियोल का क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन कर देगा। अब जैसे ही ये एफरेंट आर्टीरियोल का कंस्ट्रिक्ट, हाँ बताइए, फिल्ट्रेशन जब ज्यादा हो रहा है तो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन इस ट्यूब्यूल में ज्यादा हो गई। ठीक है, ज्यादा हो गई, यहाँ पे ज्यादा हो गई, यहाँ पे ज्यादा हो गई, ज्यादा ज्यादा होते 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 यहाँ पे आई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक, यहाँ पे होते हैं मैक्युलर डेंसा सेल्स, मैक्युलर डेंसा सेल्स होते हैं यहाँ पे। उसने सोडियम क्लोराइड को सेंस कर लिया कि भाई यहाँ पे ज्यादा सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, सोडियम क्लोराइड। फिर क्या हुआ, एडिनोसिन रिलीज होता है। ठीक, एडिनोसिन क्या करता है, जो एफरेंट आर्टीरियोल है इसका कंस्ट्रिक्शन करा देगा। ठीक, जब इसका कंस्ट्रिक्शन करा देगा तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड आना कम हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से ब्लड आना कम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी कम होगा, यहाँ पे कम होगा तो क्या होगा, ब्लड कम होगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन भी कम होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंट्रोल हो गया। पहले जीएफआर ज्यादा था, अब जीएफआर कम हो गया। ठीक है, फिल्ट्रेशन कम हो गया तो जीएफआर भी कम हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, यही होता है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। इस पे सवाल आता है। ठीक है, शॉर्ट नोट आ सकता है, शॉर्ट नोट। ठीक है, उसके बाद जो होता है, यूरिन फॉर्मेशन में 3 चीजें होती हैं। यूरिन जब बनता है तो 3 चीजें लगती हैं, क्या क्या, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होता है, और जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी होता है। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है,
पहले तो फिल्टर हो गया सारी चीजें, जब फिल्टर हो गई तो ट्यूब्यूल्स में आ गई सारी चीजें, प्लाज्मा जो है जो भी चीजें थी उसके अंदर सब्सटेंस थे वो सारे सारे ट्यूब्यूल्स में आ गए। अब जब उसके बाद क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोसेस बाय विच वाटर एंड अदर सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल से बैक टू द ब्लड। ठीक है, जो चीजें ट्यूब्यूल्स में आ चुकी हैं वो दोबारा से ब्लड में वापस जानी है, उसी को बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ब्लड में कैसे जाएंगी, ब्लड में हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन के अराउंड क्या होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, वासा रेक्टा होती है। ठीक है, तो उसी के थ्रू जाएगा वापस, जो भी सब्सटेंस है वाटर या भी और कोई सब्सटेंस, वो रेनियल ट्यूब्यूल से ब्लड में वापस जाएगा, उसी को बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक, तो इसमें मैकेनिज्म क्या है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का, दो मैकेनिज्म है, एक तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक, और दूसरा है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या क्या होते हैं एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन? ठीक, तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, नाम से पता लगता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसमें एनर्जी चाहिए। किस लिए चाहिए, जो भी सब्सटेंस है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसको वापस दोबारा से ब्लड में भेजने के लिए ट्यूब्यूल से, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब है कि ब्लड में कंसंट्रेशन उसकी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्यूब्यूल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब ये है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्यूब्यूल्स, तो उसके लिए ट्यूब्यूल से ब्लड में भेजने के लिए मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए, इसी को बोलते हैं एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये बताते हैं, अभी स्ट्रक्चर में बताऊंगा मैं। तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में कौन कौन से एग्जांपल आ गए, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड। ठीक है, ये सारे के सारे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में से रीअब्जॉर्ब होते हैं ट्यूब्यूल से ब्लड में। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि ब्लड में कंसंट्रेशन उसकी कम है, ट्यूब्यूल्स में ज्यादा है। किसकी कंसंट्रेशन, क्लोराइड, यूरिया, वाटर। ठीक है, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन समझ में आया। देखो इसमें क्या होता है, ये है नेफ्रॉन, इसके अलाउंग चलती है कैपिलरीज या ब्लड वेसल, जो भी बोल लो, ये कैपिलरीज चलती हैं। तो जब फिल्ट्रेशन यहाँ पे हुआ तो उसके बाद यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा ब्लड में, ब्लड जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब रीअब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ से लेके ब्लड में जाने के लिए एटीपी का यूज होगा। ठीक है, और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में कोई यूज नहीं होगा एटीपी का। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब है कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन ब्लड वेसल में ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्यूब्यूल्स। तभी तो वो पढ़ा होगा तुमने, ऑस्मोसिस होती है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है एक्टिव, है ना, तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्यूब्यूल्स। तो इसके लिए यहाँ से मॉलिक्यूल को भेजने के लिए ब्लड वेसल में एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वहां पे उल्टा है जस्ट उसका। ठीक है, दो ही चीजें याद रखो, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम, ये इसके एग्जांपल याद करना, दो तीन, और इसके तो तीन ही है, क्लोराइड, यूरिया, वाटर, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद है साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, कौन कौन सी साइट है जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो चार साइट है, कौन कौन सी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, पीसीटी अभी हमने पढ़ा है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें क्या होता है 88% जो प्लाज्मा है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है 88% होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
क्या क्या चीजें इसमें रिएब्सॉर्ब हो जाती हैं? ग्लूकोज हो जाता है, अमीनो एसिड हो जाता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, फॉस्फेट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, इतनी सारी चीजें प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में रिएब्सॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले बताया मैंने, तो वहां पे कौन कौन सी चीजें रिएब्सॉर्ब होती हैं? सोडियम और क्लोराइड, क्लोराइड जो है रिएब्सॉर्ब हो जाता है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, उसके बाद डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, उसमें क्या क्या रिएब्सॉर्ब होता है? सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें रिएब्सॉर्ब हो जाती हैं डीसीटी में। उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी ये सारी चीजें सोडियम, वाटर एंड यूरिया रिएब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है, ये हो गया दूसरा पार्ट हमारा यूरिन फॉर्मेशन का। पहला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हमारा हो चुका था, फिर ट्यूबुलर रिअब्सॉर्प्शन, और तीसरा आएगा हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तीन चीजें ही इसमें यूरिन फॉर्मेशन में होती हैं। तो लास्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है? ये होता क्या है? प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। रिअब्सॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि ट्यूब्यूल से ब्लड में जा रहा था, और सिक्रीशन में क्या हो रहा है? ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, सिक्रीशन का मतलब ही उल्टा है। तो किसमें कौन कौन सी चीजें सिक्रेट होती हैं? पोटेशियम सिक्रेट होता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, वो सारी चीजों में होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हो सकता है सिक्रीशन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हो सकता है सिक्रीशन, और कलेक्टिंग डक्ट में भी हो सकता है सिक्रीशन। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस सिक्रेट हो सकते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, यूरिया लूप ऑफ हेनले में सिक्रेट हो सकता है। ठीक है, यूरिया जो है वो यहाँ पे सिक्रेट हो सकता है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, तो यही है। तो तीन चीजें हो गई, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है, इसी से बन जाएगा यूरिन, और वो हो जाएगा पास आउट कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत?